नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हमारी इस खास ऐतिहासिक मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जरा समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं मध्यकालीन भारत की एक बेहद ही रोमांचक यात्रा पर। आज के इस विश्लेषण में हम उन हलचल भरे शहरों, पुराने व्यापारिक मार्गों और उन गजब के शिल्पकारों के रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्होंने उस दौर की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी थी। अपनी कॉपियां और पेन तैयार रखिए, क्योंकि ये सफर आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज की हमारी क्लास का पूरा प्लान यहाँ सामने है। हम शुरुआत करेंगे मध्ययुगीन नगरों के प्रकार से, फिर समझेंगे मंदिर नगरों को, उसके बाद व्यापारिक और छोटे नगर, फिर हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम की कहानी, और आखिर में जानेंगे नए नगर और यूरोपीय व्यापारियों के बारे में। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं भाग 1 से, मध्ययुगीन नगर जो सिर्फ राजधानियों से कहीं बढ़कर थे। देखिए, जब हम पुराने शहरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी राजधानियों का ख्याल आता है ना? लेकिन असल में ये नगर एक ही समय में कई अलग अलग काम करते थे। जरा सामने दिए गए इस नक्शे को देखिए। दक्षिण में कावेरी नदी के किनारे तंजावुर स्थित है। आज से लगभग 1000 साल पहले ये महान चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह शक्ति, आस्था और हस्तशिल्प का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र था। परीक्षा के नजरिए से तंजावुर की इन खासियतों को याद रखने के लिए इस क्विक चेकलिस्ट पर नजर डालिए। पहली बात, यह एक प्रशासनिक केंद्र था जहां राजा अपने मंडपों से राजकाज चलाते थे। दूसरा, यह एक शानदार मंदिर नगर था जहां राजराजेश्वर मंदिर की विशाल घंटियां गूंजती थीं। तीसरा, यह एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब यानी वाणिज्यिक केंद्र था जहां अनाज, मसाले और गहनों के बड़े बड़े बाजार लगते थे। और हाँ, आखिर में यह शिल्प का भी केंद्र था जहां सालिया बुनकर सूती कपड़े और शानदार झंडे तैयार करते थे। सोचिए, एक ही शहर और इतने सारे अलग अलग रूप। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र जो उस समय की अर्थव्यवस्था का हृदय हुआ करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर के आसपास एक पूरा शहर कैसे बस जाता है? इस क्रमिक विकास को एक कहानी की तरह समझिए। राजाओं ने अपनी भक्ति और सत्ता दिखाने के लिए विशाल मंदिर बनवाए और उन्हें अपार धन और जमीनें दान में दी। अब जब बड़े मंदिर बने तो दर्शन के लिए हजारों तीर्थयात्री भी आने लगे जो अपने साथ खूब सारा चढ़ावा लाते थे। फिर मंदिर के अधिकारियों ने दिमाग लगाया और उस अपार संपत्ति को व्यापार और साहूकारी में निवेश करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मंदिर में इतने सारे लोग आ जा रहे थे तो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पुजारी, कारीगर और व्यापारी मंदिर के बिल्कुल आसपास ही आकर बसने लगे। और देखते ही देखते एक धार्मिक स्थल एक बहुत बड़े और अमीर शहर में बदल गया। और आपको पता है, इन्हीं मंदिर नगरों के जो शिल्पकार थे वो मूर्तियां बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसे लुप्त मोम तकनीक कहते थे। इसे समझना बहुत आसान है। जैसे हम घर में बर्फ जमाने के लिए ट्रे या केक बनाने के लिए सांचे का इस्तेमाल करते हैं ना, बस वैसे ही। पहले वो पूरी तरह से मोम की एक सुंदर सी मूर्ति बनाते थे, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे सूखने देते थे। जब उसे आग पर गर्म करते तो मिट्टी पक्की हो जाती और अंदर का सारा मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर बह जाता। अब उस खाली मिट्टी के सांचे के अंदर खौलता हुआ पिघला कांच डाल दिया जाता था। धातु के ठंडा होने पर मिट्टी का आवरण तोड़ देते थे और अंदर से एक चमकती हुई उत्कृष्ट मूर्ति निकल आती थी। है ना एकदम गजब का विज्ञान। चलिए अब परीक्षा के लिए कुछ एग्जाम फैक्ट्स फटाफट नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामीन यानी विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, ये दोनों नगर सीधे तौर पर बड़े मंदिरों के आसपास ही बसे और बढ़े। उत्तर प्रदेश का वृंदावन और तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई ऐसे तीर्थ स्थल थे जो धीरे धीरे विशाल नगरों में बदल गए। लेकिन सबसे दिलचस्प उदाहरण है राजस्थान का अजमेर। ये धार्मिक सह अस्तित्व का एक बेजोड़ प्रतीक है, क्योंकि 12वीं शताब्दी में यहाँ महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर बसे थे। और हैरानी की बात यह है कि हर धर्म और समुदाय के श्रद्धालु वहां खींचे चले आते थे। ठीक है, यहां थोड़ा सा रोकते हैं, एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। तंजावुर को एक महान नगर क्यों माना जाता था? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, क्योंकि ये एक ही समय में एक प्रशासनिक केंद्र, मंदिर नगर, वाणिज्यिक हब और शिल्प उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, एकदम ऑल इन वन। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, व्यापार और छोटे नगर, वाणिज्य का विस्तृत जाल।
8वीं शताब्दी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे नगरों का एक विशाल नेटवर्क बिछने लगा था। इन पुराने बाजारों को हम अपनी आज की जिंदगी से बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। पहला था मंडिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा। ये बिल्कुल आज की हमारी किसी बड़ी थोक सब्जी या अनाज मंडी की तरह था, जहां गांव वाले अपनी उपज बेचने आते थे। और दूसरा था हट, या जिसे हम आज हाट कहते हैं। ये हमारे मोहल्ले की उस भीड़भाड़ वाली शॉपिंग गली की तरह था, जहां कुम्हार, सुनार और लोहार जैसे अलग अलग कारीगरों की कतारबद्ध दुकानें हुआ करती थीं। इन छोटे बड़े नगरों में सामान का फ्लो कुछ इस तरह था कि स्थानीय व्यापारी रोजमर्रा की चीजें बेचते थे, जबकि जो बंजारे और घुमंतू व्यापारी होते थे वो दूर दराज से घोड़े, केसर और गजब के मसाले लाते थे। और सबसे जरूरी बात, हमारे यहाँ के मसाले और सूती कपड़े लाल सागर के बंदरगाहों से होते हुए इटली के व्यापारियों के जरिए पूरे यूरोप तक पहुंचते थे। इस भारी भरकम व्यापार का सीधा फायदा उठाते हुए मंदिर के अधिकारी चीनी, तेल, कपास और नमक जैसी चीजों पर टैक्स लगाते थे। और पता है, ये टैक्स कभी नकदी में लिया जाता था तो कभी सीधे सामान के रूप में। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम, 3 महान शहरों की कहानी। ये कोई आम शहर नहीं थे, ये उस दौर के आर्थिक पावर हाउस थे। सामने दी गई इन दोनों तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ हम्पी के विट्ठल मंदिर परिसर का वो प्रसिद्ध विशालकाय पत्थर का रथ है। हम्पी की वास्तुकला की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसके किलों की दीवारों में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को बस आपस में फंसाकर गूंथा गया था। और दाईं तरफ एक साधारण शिल्पकार को देखिए। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। इस भव्य वास्तुकला को खड़ा करने के पीछे असल में इन्हीं कारीगरों की रोजमर्रा की कड़ी मेहनत और पसीना ही तो था। अब ये टेबल देखिए, ये आपकी परीक्षा के लिए एकदम मास्टर की है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। हम्पी, जो अपनी गजब की किलेबंदी और वास्तुकला के लिए जाना जाता था, 1565 में दक्कनी सुल्तानों से हारने के बाद पूरी तरह उजड़ गया। सूरत, जिसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था और जो अपने सुनहरे जरी के कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और पुर्तगालियों के समुद्री कब्जे के कारण पीछे छूट गया। और मसूलीपट्टनम, जो व्यापार का इतना बड़ा अड्डा था कि गोलकुंडा के शासकों को वहां कड़े नियम लगाने पड़े, वो तब वीरान हो गया जब औरंगजेब ने उस पर कब्जा किया और यूरोपीय व्यापारी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चले गए। सूरत की इस अपार सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, और वो थी हुंडी व्यवस्था। ये मध्ययुगीन भारत का एक बहुत ही शानदार वित्तीय आविष्कार था। इसे आप बिल्कुल आज के ट्रैवलर्स चेक की तरह समझ सकते हैं। इसमें दर्ज होता था कि फला व्यक्ति ने कितने पैसे जमा किए हैं। सूरत में बनी इन हुंडियों पर इतना पक्का भरोसा था कि इन्हें मिस्र के काहिरा, इराक के बसरा और यहां तक कि बेल्जियम के एंटवर्प के बाजारों में भी बेझिझक स्वीकार किया जाता था। जरा सोचिए, उस दौर में बिना इंटरनेट के कितना सुरक्षित और विशाल ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क काम कर रहा था। तो फिर आखिर इन सुनहरे शहरों का पतन क्यों हुआ? इस चेकलिस्ट के जरिए मुख्य कारण समझते हैं। पहला, मुगल साम्राज्य के पतन ने पुराने व्यापारिक सिस्टम की पूरी कमर तोड़ दी। दूसरा, पुर्तगालियों ने अपनी खतरनाक नौसैनिक ताकत से समुद्र के रास्तों पर कब्जा जमा लिया। और तीसरा, सबसे बड़ा कारण, अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय कंपनियों ने मसूलीपट्टनम और सूरत जैसे पुराने शहरों को छोड़कर अपना मुख्यालय बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसी नई जगहों पर शिफ्ट कर लिया। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल बनता है, यूरोपीय कंपनियों ने इन पुराने और जमे जमाए बंदरगाहों को छोड़कर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास का रुख क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब है रणनीति। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और अब इन यूरोपीय कंपनियों को ऐसे नए ठिकानों की सख्त जरूरत थी जहां वे सिर्फ व्यापार ही नहीं करें बल्कि अपनी खुद की राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता भी चला सकें। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 5, नए नगर और यूरोपीय व्यापारी सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव। इन नए शहरों के बनते ही एक बहुत ही कड़वी और कठोर व्यवस्था लागू कर दी गई, व्यापारिक अलगाव यानी भेदभाव की व्यवस्था। यूरोपीय लोगों ने ब्लैक टाउन्स नाम के इलाके बनाए जहां हमारे स्थानीय भारतीय व्यापारियों, बुनकरों और कारीगरों को रहने और काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इसके बिल्कुल उलट गोरे यूरोपीय शासकों ने खुद के रहने के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी शानदार, सुरक्षित और आलीशान कोठियां बनवाईं, जिन्हें व्हाइट फोर्ट्स कहा जाता था। शुरुआत में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे हमारे अमीर और ताकतवर भारतीय व्यापारियों ने इन यूरोपीय कंपनियों को बहुत कड़ी टक्कर दी। लेकिन यूरोपियों के पास एक ऐसी चीज थी जिसने बाजी पलट दी,
उनकी आधुनिक नौसैनिक शक्ति। उन्होंने समुद्र पर अपनी ताकत और तोपों का इस्तेमाल किया और अंततः भारतीय व्यापारियों को मजबूर कर दिया कि वो एक स्वतंत्र मालिक की बजाय सिर्फ उनके एजेंट बनकर रह जाएं। और बस इस तरह वैश्विक व्यापार का पूरा पल्ला यूरोपियों की तरफ झुक गया। तो मास्टर क्लास खत्म करने से पहले इस विचार पर जरा गहराई से गौर कीजिए। मसालों और कपड़ों की इस तलाश ने सिर्फ नए व्यापारिक रास्ते ही नहीं खोले, इसने सत्ता का नक्शा ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने मछुआरों के छोटे छोटे गांवों को वैश्विक महानगर बना दिया और देखते ही देखते महान साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। जरा सोचिए विद्यार्थियों, आज हमारी रोजमर्रा की रसोई में रखा वो साधारण सा मसाला और अलमारी में रखा सूती कपड़ा कभी पूरी दुनिया का इतिहास बदलने की ताकत रखता था। है ना कमाल की बात? आज के इस पार्ट में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को हमेशा एक नए नजरिए से देखते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।